जी, तो अब बारी है डिस्कस करने की फार्माकोलॉजी इस मॉड्यूल की ब्लॉक 8 की। ठीक है जी। अच्छा, इसमें फार्माकोलॉजी जो आपकी उसमें सिर्फ एंटीबायोटिक्स आपने करनी है, एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोल। इंशाल्लाह हम इस वीडियो में और कुछ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चले आज हमारे पास एंटीबायोटिक सबसे पहले बीटा लैक्टम आ जाते हैं। एंटीबायोटिक में सबसे मेन नाम आप लोगों ने क्या सुना हुआ है? पेनिसिलिन नाम सुना हुआ है और सिफेलोस्पोरिन नाम सुना हुआ है। ये दोनों जो है ना, पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन, इन्हें हम बीटा लैक्टम भी कहते हैं। क्यों बीटा लैक्टम कहते हैं? क्योंकि इनके हर आगे से जितनी भी इनकी जनरेशन है उनके अंदर 4 मेंबर एक रिंग होती है जो सबके अंदर कॉमन है, इसलिए हम इन्हें बीटा लैक्टम कह रहे हैं। जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन हुआ है उसको मारने के लिए या तो भाईजान दे दो पेनिसिलिन दे दो या तो फिर सिफेलोस्पोरिन दे दो। ठीक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया अब इतने अब बैक्टीरिया भी बड़े एडवांस हो गए, उन्हें पता लग गया कि पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन हमारे खिलाफ आती है। वो इन दोनों के खिलाफ जो है ना अपने अंदर ना वो इनएक्टिवेशन जो इंजाइम पैदा कर लेते, पेनिसिलिनेसिस बना लेते हैं जो पेनिसिलिन को तोड़ देती है, और कुछ ऐसे बना लेते हैं जो सिफेलो इंजाइम बना लेते हैं जो सिफेलोस्पोरिन को भी तोड़ देते हैं कि हम पे काम ना चलेगा तुम लोगों का। ठीक है, इन दोनों और इसके अलावा हम और एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही दो नहीं है, बस इन दोनों को हम बीटा लैक्टम कह रहे हैं। बीटा लैक्टम के अलावा भी हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी मेडिकल स्टोर्स वगैरह पे मिलती है? वेंकोमाइसिन होगी, फॉस्फोमाइसिन होगी और बेसिट्रेसिन होगी, दे देते हैं। हाँ, लेकिन ये बीटा लैक्टम नहीं है, इनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग नहीं है। ठीक है जी, तो हम इन तीनों को भी दे सकते हैं एंटीबायोटिक के तौर पे। एक डेप्टोमाइसिन होती है अगर वेंकोमाइसिन नहीं अवेलेबल, लेकिन ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करती है। हालांकि ये जितने भी बीटा लैक्टम और ये हैं नॉन बीटा लैक्टम, ये सिर्फ सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। अब इसने बैक्टीरिया को मारना है, कैसे मारना है? बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करके ख़त्म करके सेल वॉल को इनहिबिट करना है। ठीक है जी। अच्छा, इस चैप्टर में हम सेल वॉल को इनहिबिट करेंगे। बैक्टीरिया को डिफरेंट तरीकों से मार सकते हैं ना, या तो उसकी सेल वॉल को ख़त्म कर दो या उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर दो कि वो बैक्टीरिया मर जाए। ठीक है, अब सेल वॉल इनहिबिटर्स में आ गया ये दोनों, पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन। पेनिसिलिन की जनाब आगे क्लासिफिकेशन आ जाती है नैरो स्पेक्ट्रम, वाइडर स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम में आ जाती हैं पेनिसिलिनेस सस्केप्टिबल और पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट, जो पेनिसिलिनेस से टूट जाती हैं और जो है ना पेनिसिलिनेस को रेजिस्ट कर जाती हैं कि अगर पेनिसिलिनेस प्रेजेंट भी है तो भाई पेनिसिलिन ने अपना काम करना ही करना। ठीक है जी। नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर आ जाती है पेनिसिलिन जी, जो हम साइफाइलस में देते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा सा आप इसको याद कर लें। और नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर ये आ गई, और पेनिसिलिन वी आती है, जी और वी नैरो स्पेक्ट्रम में आ गई। लेकिन वाइडर स्पेक्ट्रम के अंदर आ जाती है एम्पीसिलिन और एमॉक्सिसिलिन। ठीक है, अच्छा, एम्पीसिलिन और एमॉक्सिसिलिन जितनी भी वाइडर स्पेक्ट्रम है पेनिसिलिन जो है, लेकिन इनको भी पेनिसिलिनेस एंजाइम जब आएगा, कुछ बैक्टीरिया पेनिसिलिनेस बनाएंगे, बीटा लैक्टमेजिस इन्हें कहते हैं। बीटा लैक्टिम्स के अगेंस्ट बीटा लैक्टमेजिस कुछ बना लेते हैं बैक्टीरिया, वो इनको भी ख़त्म कर देंगे, एम्पीसिलिन और एमॉक्सिसिलिन को भी। ठीक है जी, इसलिए हम इनको हमेशा उन चीज़ों के साथ देंगे जो बीटा लैक्टमेजिस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लाइक हम इसको हम ऐसे नहीं दे देते, हमने पेनिसिलिन की एक फॉर्म दे दे एमॉक्सिसिलिन या एम्पीसिलिन दे दी उसको। ठीक है, अब हमें क्या पता उसके अंदर जाके पेनिसिलिन या ये काम ही नहीं कर रही है एम्पीसिलिन, क्योंकि पेनिसिलिनेसिस एंजाइम है वो उसको तोड़ता जा रहा है। अब हमें वो इन्फेक्शन तो उसके अंदर ख़त्म ही नहीं हुआ, तो इसमें हम साथ में कल्वुलैनिक एसिड देते हैं और साथ में कैल्वुलैनिक एसिड हो गया, और आगे जाके मैं बताती हूँ और भी 2 चीज़ें हैं, तो वो भी हम देते हैं ताकि कैल्वुलेनिक एसिड क्या करता है, पेनिसिलिनेस प्रेजेंट भी है ना तो पेनिसिलिनेस को तोड़ेगा। भाई तुमने पेनिसिलिन का काम होने दो, पेनिसिलिनेस को तोड़ देगा। ठीक है जी। सेल बैक्टम आ जाता है कैल्वुलोनिक एसिड के साथ, सेल बैक्टम और टेजोबैक्टम आगे जाके इंशाल्लाह समझ आ जाती है आप लोगों को आगे। अच्छा, पेनिसिलिन पहले पढ़ लेते हैं। अच्छा, पेनिसिलिन के वाइडर स्पेक्ट्रम के अंदर आ गया एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन और साथ में पिपरासिलिन और टिक्रासिलिन भी आ जाता है। डन जी। आगे देखें पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन किस चीज़ का डेरिवेटिव है? पेनिसिलिन 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड से आता है। ठीक है, और इसकी एंटीबैक्टीरियल, अब ये ना बैक्टीरियोसिडल है, सेल वॉल को इनहिबिट करेंगे, फ़ौरन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, पेनिसिलिन को हम ओरल इसलिए नहीं दे सकते, कहीं भी आपने सुना होगा कि हमने ना एंटीबायोटिक लगा दिया है, इंट्रामस्कुलर लगा दिया, आईवी लगा लिया, एंटीबायोटिक हम ओरल नहीं देनी ये पेनिसिलिन। क्यों? ना सिफेलोस्पोरिन भी नहीं देनी, क्योंकि ये पोलर है, इनकी वो जो एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं होती, बायो अवेलेबिलिटी, इसलिए हम इनको ये देंगे। अच्छा जी, अनचेंज्ड बिल्कुल ये इतना हमारे बाइल में यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है, लेकिन इनकी एक फॉर्म है नेफ्सिलिन और एमॉक्सोसिलिन, ये दोनों जो है ना ये बाइल के अंदर
एम्पीसिलिन और नेफसिलिन ये दोनों बाइल के अंदर एक्सीडर। अब पूछा जाए आपसे कि पेनिसिलिन है उसकी हाफ लाइफ कितनी है, आप लोगों ने कहना है जनाब आधे घंटे से 1 घंटा तक। ठीक है, पेनिसिलिन हम जो है ना वो सिर्फ जब मेनिंजाइटिस हुआ होगा ना तब पेनिसिलिन क्रॉस कर सकती है, बाकी एंटी बैक्टीरियल है, आराम से जो है ना बैक्टीरिया पे ये इफेक्ट करती है, मेनिंजेस में नहीं इतनी जाती। बैक्टीरिसीडल है। हाँ, अब क्वेश्चन आप लोगों का मेरे से ये है कि पेनिसिलिन करती क्या है, कैसे उसको सेल वॉल को सिंथेसिस को रोकती है। ये सेल के अंदर जाएगी पेनिसिलिन, माइको वो था बैक्टीरिया था उसके अंदर गई पेनिसिलिन। बैक्टीरिया के सेल साइटोप्लाज्म के अंदर ना पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पहले ही प्रेजेंट होती हैं, वहाँ जाके बाइंड कर दिया, वहाँ जाके इसने किया ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट कर दिया कि वो भी ना हो, और ऑटोलाइटिक एंजाइम्स को इसने ना एक्टिवेट करा देना है जिसने लियंस कॉज करवा देनी है इसके अंदर सेल वॉल के अंदर ना, साथ ही बैक्टीरिया सारा टूट फूट गया, मर गया। ठीक है, इस तरह से पेनिसिलिन काम करता है कि अपनी ही बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है, पेप्टाइडेशन वगैरह नहीं होने देता। डन। अच्छा, अब जो है ना अब कुछ कह रहे हैं कि अब बैक्टीरिया इतने शार होते जा रहे हैं, ये हाइड्रोलिसिस वाला पैरा। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया भी अब जैसे जैसे हमने ही एंटीबायोटिक लाई जा रहे हैं जो बैक्टीरिया को मारी जाएगी, बैक्टीरिया भी चालाक होते जा रहे हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, बीटा लैक्टामेजेस बना देते हैं। मैं अगर बीटा लैक्टिम उसको एंटीबायोटिक देती जा रही हूँ ना तो वो भी बड़े तेज़ हैं जनाब, वो बीटा लैक्टामेजेस बना देंगे, पेनिसिलिनेजेस वगैरह बना देंगे। ठीक है, जैसे स्टेफिलोकोकाई बहुत तेज़ है, और एक स्टेफिलोकोकाई और एक स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। ठीक है, ये दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं। ये दोनों जो है ना ये बीटा लैक्टामेजेस बना लेते हैं, इनके खिलाफ जो मर्जी दे दो एंटीबायोटिक, इन्होंने उसको मार देना है। ठीक है, इसलिए हम इनके साथ ना इन एंजाइम्स का, ये जो बीटा लैक्टामेजेस अगर बैक्टीरिया बना रहे हैं हम भी उनसे और चला के, अगर वो ये बना रहे हैं हम उन बीटा लैक्टामेजेस को तोड़ने के लिए कैल्वुलेनिक एसिड, सेलबैक्टम, टेजोबैक्टम हम भी वो देंगे। ठीक है, हमेशा पेनिसिलिन को इन चीज़ों के साथ देना ताकि बैक्टीरिया अगर कर भी ले रेजिस्टेंट तो ये जो है ना बीटा लैक्टामेजेस को तोड़ के बैक्टीरिया तबाह बर्बाद हो जाए। ठीक है जी, आगे जी देखो मेथिलिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकाई, हाँ ना, पेनिसिलिन जी वगैरह के साथ ही मैंने बता दिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई भी आ जाता है इसमें। अच्छा, ये फार्माकोलॉजी को सिर्फ आप लोगों ने ना मज़े से याद रखना है, वरना ये सब्जेक्ट थोड़ा ड्राई है, वैसे नहीं याद रहेगा। पेनिसिलिन जी आ जाती है नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर, मैंने बताया जो साइफिलस के अगेंस्ट देते हैं हम लोग, और पेनिसिलिन वी आ जाती है। ठीक है, या वो पेनिसिलिन वी देखो ओडोफेरेंजियल हम इन्फेक्शंस में देते हैं। अच्छा जी, कुछ जो है ना वो हमारे पेनिसिलिन रेजिस्टेंट देखो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, और मैंने बताया स्टेफिलोकोकस, ये बहुत इस तरह के होते हैं कि ये ना पेनिसिलिन जी भी दे दो तो पेनिसिलिन जी भी पेनिसिलिनेसिस से टूट फूट जाती है। नन। आगे वेरी नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर क्या आ जाती है, 3 आ जाती है, मेथिसिलिन, नेफसिलिन, ऑक्सासिलिन। ठीक है, मेथिसिलिन ये 3 हम ना स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन के अगेंस्ट देते हैं। आगे वाइडर स्पेक्ट्रम के अंदर एम्पीसिलिन और अमोक्सिसिलिन आ गया। अब ये भी जितनी भी इनकी वाइडर स्पेक्ट्रम है, मैंने पहले बताया पेनिसिलिनेसिस से ये भी इनएक्टिवेट हो जाती हैं, इसलिए हम इन्हें हमेशा कैल्वुलेनिक एसिड और इसके साथ देंगे, सेलबैक्टम वगैरह के साथ देंगे, तभी इनकी एक्टिविटी जो है ना एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी वो इन्हेंस हो जाती है। आगे पिपरासिलिन और टिक्रासिलिन हम कहाँ पे देते हैं, हमेशा ग्राम नेगेटिव रॉड जब मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं ना अभी पिछली वीडियो में, तो वो पिपरासिलिन टिक्रासिलिन हम उनमें देते हैं, ये भी जो है वो वाइड रेंज में आ जाती हैं। ठीक है, और इसको भी हम किसके पेनिसिलिनेज इनहिबिटर के साथ देंगे, कैल्वुलोनिक एसिड, सेलबैक्टम, टेजोबैक्टम। डन जी। अच्छा, पेनिसिलिन के साथ एक दफ़ा एक टीका लगा होना इंसान को पेनिसिलिन का, जब आपने अगली बार उसे पेनिसिलिन का टीका नहीं लगाना, उसे पूछना कि पहले आपको इंजेक्शन लगा हुआ है पेनिसिलिन का, क्योंकि उसके आगे भी जो है ना वो कह लें कि पूरी लाइफ ही उसका काम कर चलता रहता है एंटी बैक्टीरियल वाला। ठीक है, तो दोबारा उसको नहीं देना, क्योंकि दोबारा फिर टॉक्सिसिटी हो जानी है उसकी, एलर्जी किस तरह की कॉज करनी है, मतलब हीमोलिटिक एनीमिया भी हो जाना है, जॉइंट भी स्वॉलन हो जाने हैं, और यूट्रिक एरिया भी हो जाता है जिसमें रनी नोज हो जाता है। लेकिन एम्पीसिलिन का एक याद रखना है कि इसने मैकुलोपैपुलर रैश करवानी है। ख़त्म जनाब हमारा पेनिसिलिन, प्यारे प्यारे पेनिसिलिन ख़त्म, और जीआईटी डिस्टर्बेंस भी करवाएगा, नोजिया वॉमिटिंग वगैरह। सिफेलोस्पोरिन आ गए, सिफेलोस्पोरिन जैसे पेनिसिलिन जो है ना वो 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड से आता था, ये जनाब 7 अमाइनो ये क्या सिफेलोस्पोरिनिक एसिड से आता है। ठीक है, इसके अंदर भी बीटा लैक्टम है, क्योंकि ये दोनों बीटा लैक्टम है, पेनिसिलिन भी और ये भी।
इसकी जनरेशन में आ जाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। पहली 2 जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स की CNS को क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन अगली 2 जो है ना वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं, थर्ड और फोर्थ जनरेशन। अच्छा जी, हमने उसकी पेंसिलिन का पढ़ा कि वो उसको अनचार्ज्ड हो, लेकिन जो सिर्फ एम्पीसिलिन है ना अनचेंज जो है ना वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है, लेकिन बाइल के अंदर जो है ना एम्पीसिलिन सेक्रीट होता है। सेफेलोस्पोरिन का सारा मेटाबॉलिज्म जो है ना वो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म है, सारा लीवर इसका करता है। ठीक है, इसको भी हम पेंसिलिन की तरह इसको भी आगे मैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स पढ़ाऊंगी, उसको भी पारेंटली लगाना है आप लोगों ने, ओरल नहीं फॉर्म देनी इसकी, ना सेफेलोस्पोरिन की ना पेंसिलिन की। इस चैप्टर के ऊपर ही लिख लेंगे इसको हमने IV या IM देना। अच्छा, पेंसिलिन कैसे काम, ये मैंने पहले बता दिया ऊपर वाला, फर्स्ट सेकंड जनरेशन वाला। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका सेफेलोस्पोरिन का क्या है जनाब, सेम उसी की तरह का, पेंसिलिन की तरह। पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है, ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होने देता, ऑटोलाइटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन इसका भी सारा वो ही है। और सेफेलोस्पोरिन्स को ये पेंसिलिनेस तो नहीं इनहिबिट करता, लेकिन कुछ और एंजाइम्स बैक्टीरिया बना लेता है जो सेफेलोस्पोरिन्स को भी इनहिबिट कर लेते हैं। ठीक है जी, जैसे अब स्टेफिलोकोकाई मैंने बताया, ये बहुत बदतमीज़ है, ये भी सेफेलोस्पोरिन भी हम अगर उसको दे रहे हैं तो वो उसको भी एंजाइम बना के तोड़ता जा रहा है। पहली जनरेशन को हम कहते हैं सिफेजुलिन, सेकंड जनरेशन वैसे ही नाम याद रख लें, सिफेजुलिन पहले में आ गया, फिर नेक्स्ट में आ रहे सिफाक्लोर आ जाता है, और थर्ड जनरेशन के अंदर क्या आता था, 1 मिनट, सिफोटेक्साइम आ जाता है। सबसे पहले आ जाता है सिफाजोलिन। इसको सिफाजुलिन को हम कब देते हैं, ओरल देते हैं, सॉरी पारेंट्रली, इसको बस याद रखें। ठीक है, इसको हम किस में देते हैं, स्टेफिलोकोकस में, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में देते हैं। जो सेकंड जनरेशन है उसका इतना काम ग्राम पॉजिटिव कोकाई में नहीं है जितना फर्स्ट जनरेशन का है, सिफाक्लोर का इतना नहीं है। थर्ड जनरेशन पेनिट्रेट कर सकती है, मैंने बताया थर्ड फोर्थ दोनों कर सकती है। ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट है। ठीक है, जो पहला वाला है क्या है, सिफेजुलिन, हाँ वो उसके अगेंस्ट है ग्राम पॉजिटिव के, और जो थर्ड वाला है वो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट है। डन जी, ये आपके बीटा लैक्टोमेजेस प्यारे प्यारे ख़त्म। पेंसिलिन के अंदर कौन कौन सा आ गया मुझे बता दें। पेंसिलिन के अंदर, नैरो के अंदर पेंसिलिन GV आ गया, ब्रॉड के अंदर एम्पीसिलिन आ गया, एमोक्सिसिलिन आ गया, टिक्रासिलिन और जो था वो हम ग्राम नेगेटिव, पिप्रासिलिन टिक्रासिलिन ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अंदर देते हैं। ठीक है, और वेरी नैरो के अंदर हम क्या देंगे, वेरी नैरो की बात करें तो नेफ्सिलिन मेथिसिलिन आ गया। ठीक है, और इनको हम किस चीज़ के साथ देंगे, पेंसिलिन की कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं कलवुलोनिक एसिड के साथ और सेलबैक्टम के साथ, टेजोबैक्टम। डन, सेफेलोस्पोरिन्स आप लोगों को अच्छे तरीके से आता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड लाइक यार, अगर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर लाइक अगर वो पेंसिलिनेज बनाते जा रहे हैं, सेफेलोस्पोरिन के खिलाफ भी बनाते जा रहे हैं, तो हम भी बड़े तेज़ हैं। हम सेल बैक्टीरिया को मारना ही है ना, या तो उसके सेल वॉल को ख़राब करके मार दो, या तो उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करके भी तो बैक्टीरिया ने मरना ही है ना। तो हम ऐसी चीज़ दे देते हैं, बैक्टीरिया अगर सेल वॉल को बचाने के लिए अपने पेंसिलिनेजेस वगैरह बनाई जा रहा है, तो हम उसके सेल के अंदर काम करेंगे, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करेंगे। देख लेते हैं बैक्टीरिया होने देता है कि नहीं। बैक्टीरिया अब ये भी नहीं होने, बहुत तेज़ हो गए हुए हैं बैक्टीरिया। डन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं, जो ना प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं। सबसे पहले तो ये बैक्टीरिया के अंदर कैसे जाते हैं, ऑक्सीजन डिपेंडेंट इनकी जो है ना वो अपटेक होती है। जब ये सेल के अंदर अमाइनोग्लाइकोसाइड बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं, इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर उसको मारने के लिए, तो उसके 30S सब यूनिट के साथ बाइंड कर जाते हैं और वहाँ पे जो है ना वो प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं। कैसे ब्लॉक करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एक दफ़ा देख लें। इनिशिएशन, प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक करनी है, ज़ाहिर बात है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देंगे, ना ही ट्रांसलोकेशन करने देंगे, और मिस रीडिंग करा देंगे RNA की। ठीक है, इस तरीके से ना प्रोटीन सिंथेसिस गई ब्लॉक हमने कर दी दे के, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दे के। अच्छा, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर ड्रग्स के नाम भी तो बताओ, किसने प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना है। तो 4 आ जाती है इसके अंदर, एमिकसिन, जेंटामिसिन और जेंटामिसिन, टोब्रामिसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को अलग से याद रख लें, जेंटामिसिन, टोब्रामिसिन याद रख लें। इसमें से एक टोब्रामिसिन है जो वीक बेस है, वीक अफिनिटी है इसकी। ठीक है जी, इसको भी हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को भी ना हम कम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं हमेशा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, सेल के अंदर जाने के लिए ना इसको अगर हम सेल वॉल इनहिबिटर भी साथ दे दें ना यार, अगर पेंसिलिन भी दे दें कि वो सेल वॉल को ख़त्म कर दे, तो सेल वॉल ख़त्म हो जाएगी, आराम से ये अंदर चला जाएगा और अंदर जाके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, अगर उसके साथ दें तो ज़्यादा इन्हेंस्ड है इसकी सेलुलर अपटेक।
अच्छा जी, इसको भी हम ओरली नहीं दे सकते पोलर नेचर की वजह से, मैंने बता दिया। अब देखो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन पे अगर हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को देते हैं तो इसका इतना काम नहीं है। जैसे मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से ज़्यादा दे दिया हमने अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जिन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करना है, तो तब बैक्टीरिया ज़्यादा किल होते जाएंगे और ज़्यादा रैपिडली ये ना किल करता जाएगा बैक्टीरिया को। ये भी बैक्टीरियोसिडल होते हैं, ठीक है। अगला जो मैं पढ़ाऊँगी वो बैक्टीरियोस्टेटिक है, सल्फोनामाइड्स वगैरह। डन जनाब। आगे अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है ना, हाँ अब एक दफ़ा टीका लग गया अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का, वो क्या करेंगे, उनका अगर ब्लड में कम भी हो गया ना अमाइनोग्लाइकोसाइड, फिर भी इनका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट रहता है, फिर भी ये कहीं ना कहीं बैक्टीरिया को मार ही रहे होते हैं जहाँ जहाँ प्रेजेंट होगा। तो अच्छा, इसमें एक मज़े की चीज़ ये है, अमाइनोग्लाइकोसाइड का एक को वार वड्डा सारा टीका लाओ तो ज़्यादा अच्छा, जल्दी जल्दी बैक्टीरिया मर जाएंगे। ये नहीं कि छोटी छोटी डोजेस में बार बार अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को देते जाओ, इक्को बारी लाओ, ठीक है, फटाफट मारो उनको, बैक्टीरियासिडल करो, बैक्टीरियाज को मारो। अच्छा जी, ये आ गया पोलर कंपाउंड्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, IVIM देते हैं, सही है, ये भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें अमाइनोग्लाइकोसाइड में अच्छी चीज़ ये है, जितना हमारे यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन आ रहा होगा समझो, उतना हमारे यूरिन के अंदर जो है ना अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आ रहे हैं, दे रहे हैं, जितना निकलता जा रहा है सी मतलब उतनी हमारी जो है ना किडनी काम कर रही है, रीनल एक्सक्रीशन इसकी हो रही है। हाफ लाइफ उसमें पेंसिलिन में हमने कहा था आधे घंटे से 1 घंटा होती है, अमाइनोग्लाइकोसाइड से 2 से 3 घंटे है बस, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने याद रखना है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो है ना वो एंट्री कैसे इनहेंस होती है, सेल वॉल की इनहिबिटर अगर देने ज़्यादा अच्छी बात है, और ये मैंने आपको बता दिया किस तरह इसने ख़राब करना है उसको, प्रोटीन सिंथेसिस को कैसे ब्लॉक करना है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस भी करना होता है। अच्छा, बैक्टीरिया ने कैसे रेजिस्टेंस अगेंस्ट ख़राब पैदा कर लेनी है भाई, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ने मुझे तबाह नहीं करने देना। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के खिलाफ ये क्या करता है, अपने अंदर इनएक्टिवेटिंग एंजाइम जैसे पेंसिलिनेजेस बना देता है ना, इनके खिलाफ भी ये ना इनएक्टिवेटिंग एंजाइम बना देना प्लाज्मिड्स की मदद से, प्लाज्मिड मेडिएटेड। वो इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स क्या ये बनाता है, ट्रांसफेरेजेस बना देता है। इसने अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आया, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर जो हाइड्रोक्सियल ग्रुप है ना, हाइड्रोक्सियल ग्रुप के ऑक्सीजन के इसने फॉस्फोराइलेशन करा देनी है इसने ट्रांसफेरेज बना के, ताकि अमाइनोग्लाइकोसाइड काम ही ना करे, मेरा प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक ना करे। डन जनाब। आगे ट्रांसफेरेजेस, हाँ कौन कौन बनाते हैं, इंटेरोकोकाई बना लेता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर क्या पढ़ा था, अमीकासिन, जेंटामिसिन और टोब्रामाइसिन। अच्छा, इन तीनों को भी इंटेरोकोकाई जो होता है ना वो मार देता है, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन को नहीं कोई। यार स्ट्रेप्टोमाइसिन अच्छा अमाइनोग्लाइकोसाइड है, जो मर्जी कर लो, हम बड़े तेज़ हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन देंगे तो वो नहीं, बैक्टीरिया उसके खिलाफ नहीं काम करेगा, वो बैक्टीरिया को मार के ही सांस लेगा। डन आगे देखो, लेकिन अमीकासिन इतना है कि वो फिर भी रेजिस्टेंट होता है बड़े ज़्यादा एंजाइम से, जो एंजाइम बैक्टीरिया बना के जेंटामिसिन और टोब्रामिसिन को मार भी देता है, अमीकासिन फिर भी थोड़ा रेजिस्ट कर लेता है, लेकिन अगर अमीकासिन को भी मार दे वो तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को कभी नहीं मार सकता। डन, एक दफ़ा यहाँ से देख लें, आप लोगों को अच्छा याद हो जाएगा। ये पहले 3 को मार दिया, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन को नहीं बैक्टीरिया मार सकता। डन जनाब। अब जी इस तरह हमारा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। सॉरी, एक जो है ना ये थोड़ा सा उल्टा आ गया, फ़ोन वगैरह उल्टा कर लें। अच्छा, मैं ऐसे ही आप लोगों को बता देती हूँ, जेंटामिसिन, टोब्रामिसिन, अमीकासिन जो है ना, इसको हम किन इन्फेक्शंस में देते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर देते हैं। इतनी ड्रग ऑफ चॉइस तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी उसको मार लेता है, समझ आ गई। अच्छा, हम ना हमेशा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को ना देते हैं, ये जो मार्किंग वाली लाइन से ना सिर्फ आप लोग ये पढ़ रहे हैं, मैं स्क्रीन उल्टी नहीं कर रही, ठीक है। ये जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है ना, ये इसको हम हमेशा सेल वॉल इनहिबिटर्स के साथ अगर दे दें ना, वो जैसे पेंसिलिन वगैरह के साथ दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जल्दी जल्दी मारता जाएगा, ठीक है जनाब। आगे देखो कि अगर हमने हाल ही सिर्फ अमाइनोग्लाइकोसाइड देना है ना, तो वो सिर्फ हम ना टोलोरीमा, ये एक ना एनिमल से फैलने वाले हमारे अंदर सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है, अगर हाल ही ये देना है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन या जेंटामाइसिन अकेला देना है, मोनोथेरेपी देनी है इसको, वो पेंसिलिन के साथ नहीं देना, तो टोलोरीमा और प्लेक में हम इसको दे सकते हैं, ठीक है जनाब। आगे UTI वगैरह में भी दे सकते हैं, बस कुछ भी नहीं आगे। जेंटामिसिन, हाँ हमेशा ना हम जेंटामिसिन के साथ ना कम्बिनेशन बनाते हैं पेंसिलिन का, अमाइनोग्लाइकोसाइड सब में से ना एक जेंटामिसिन के साथ कॉमनली कम्बिनेशन बना लो, वो दे दो साथ, ठीक है। लेकिन हम अमीकासिन वगैरह के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट इसमें बात ये है कि अमीकासिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक दफ़ा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ से याद अच्छा रहेगा।
सबसे ऊपर वाला अमीकासिन और एंड वाला स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दोनों ना एंटी टीबी ड्रग्स भी हैं। सेकंड लाइन देखो, एंटी टीबी ड्रग दे दी ना, अगर वो काम नहीं कर रही, सेकंड लाइन अगर उसके खिलाफ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ने कर लिया, उस बंदे को टीबी है, तो अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से उसको मारना है, तो एंटी टीबी ड्रग्स काम नहीं कर रही, तो सेकंड लाइन में हम अमीकासिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी दे सकते हैं, जो कि दोनों क्या हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरियल है। ठीक है, ये याद रखना, ये एमसीक्यूज अक्सर पूछा जाता है। सेकंड लाइन जो है ना टीबी, अभी मैं पढ़ाऊंगी भी, उसमें से मैंने फिर आप लोगों से पूछना। अच्छा, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की टॉक्सिसिटी, यहाँ मैं पेज ये वाला कर रही हूँ। हाँ, टॉक्सिसिटी में बताओ, NOS से याद रखो हमेशा इसकी टॉक्सिसिटी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की। नेफ्रोटॉक्सिसिटी है और ऑटोटॉक्सिसिटी है और स्किन रैशेज़ हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी अगर करे तो वो फिर भी रिवर्सिबल है, लेकिन ऑटोटॉक्सिसिटी इरिवर्सिबल है। ऑटोटॉक्सिसिटी में क्या करेगा, कान के अंदर बिल्कुल जो वेस्टिब्यूलर डिसफंक्शन वगैरह करवा देगा। NOS अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का याद रखो। पेंसिलिन ज़्यादा दे दिया तो उसने क्या किया, एडवर्स इफेक्ट उसके वो भी आप लोगों ने याद रखने हैं। एम्पिसिलिन के साथ मैकुलोपैपुलर रैश है और उसने क्या करना था, एलर्जी और GIT डिस्टर्ब करवानी है हमारे पेंसिलिन ने। और अगला जो चैप्टर माइनोग्लाइकोसाइड्स है, इन्होंने NOS करवाना है। सॉरी, बस ये स्लाइड जो थी वो थोड़ी है, जिसने मुझे सेंड किया है उसने ही मुझे इस तरह भेजी है जी। नेक्स्ट आ गया आपका छोटू सा सल्फोनामाइड्स। अच्छा, अब ना बैक्टीरिया की सेल वॉल को भी करके हमने मार दिया, प्रोटीन सिंथेसिस को भी करके मार दिया। अब हम और तरीक़ों से भी बैक्टीरिया को मार सकते हैं। हम ना उसके फोलिक एसिड सिंथेसिस को मार देंगे, बैक्टीरिया को फोलिक एसिड मिलेगा नहीं, वो मर जाएगा। ठीक है, जैसे हम उसके फोलिक एसिड को इनहिबिट करने के लिए ना सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम देते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही तरह काम करते हैं, मैं बताती हूँ। पहले ही आप लोग पढ़ लो इसको। हम फोलिक एसिड किन किन बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड को हम रोक के ये बैक्टीरियोस्टेटिक हैं, लाइक बैक्टीरियोसिडल नहीं है, बस ग्रोथ को भी कम कर देते हैं। सही है, ये भी एंटीबायोटिक। इसको हम देते हैं जनाब क्लेमीडिया में, नोकार्डिया में, टोक्सोप्लाज्मा में। एक दफ़ा यहाँ से याद कर लें, थोड़ा आगे जाके आसान होगा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा, नोकार्डियोसिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है, क्लेमीडिया के अंदर, नोकार्डियोसिस के अंदर, न्यूमोसिस्टाइटिस के अंदर भी जो है ना वो हम सल्फोनामाइड्स वगैरह दे देते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स आगे जाके बताती हूँ। अच्छा, ये जो है ना सल्फोनामाइड्स, ये इस तरह से काम करते हैं। ये डाईहाइड्रोपेट्रोएट सिंथेज होता है। पापा ने ना इसको ना कन्वर्ट करवाना होता है फोलिक एसिड सिंथेसिस के अंदर, लेकिन पापा की जगह ना ये कम्पीट कर लेता है पापा के साथ, और सल्फोनामाइड वहाँ जाके लग जाएगा। डाईहाइड्रोपेट्रोएट का ना काम नहीं होने देगा उस एंजाइम का। ठीक है, इसी तरह जो ट्राइमेथोप्रिम है, इसने डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के साथ जाके बाइंड कर जाना है। ठीक है, और सिलेक्टिवली इनहिबिट कर देना उसको कि फोलिक एसिड की सिंथेसिस ना हो। इस डायग्राम से सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हो गया और ट्राइमेथोप्रिम का भी हो गया। ठीक है, दो एंजाइम्स आ गए, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अच्छा, यहाँ से ही कर लें। ट्राइमेथोप्रिम जो है ना फोलिक एसिड की तरह का होता है, इसने उसके साथ जाके बाइंड कर दिया डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, फोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होने दी। अब कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो भी चला के यहाँ पे भी बैक्टीरिया कुछ ना कुछ करते हैं। अगर डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है ना वो एंजाइम ही इस तरह का बना ले कि उसकी अफिनिटी ही कम कर दें ट्राइमेथोप्रिम के, ट्राइमेथोप्रिम इसके साथ आगे बाइंड ही ना करे, ना वो बाइंड करे, ना आगे से फोलिक एसिड की सिंथेसिस रुके। ठीक है, इस तरह से। और अगर हम पाबा को बढ़ा दें, तो पाबा को साथ compete कर रहा था सल्फोनामाइड, पाबा ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा होगा वो जाके डाईहाइड्रोपेट्रोएट के साथ बाइंड करेगा और करवा देगा। ठीक है, पाबा को बढ़ा देते हैं, फिर भी जो है ना ये सल्फोनामाइड का एक्शन ख़त्म हो सकता है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ओवरव्यू तो मैंने दे दिया। ये कुछ बातें होती हैं जो पहले से याद होती हैं, फिर बंदा नहीं भूलता। ये वही है जो मैंने अभी बता दिया, डाईहाइड्रोपेट्रोएट। पापा के साथ भी सल्फोनामाइड क्या करते हैं कि पेनिट्रेट कर जाते हैं, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है। हिपैटिक मेटाबॉलिज्म मैंने पीछे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का भी बता दिया है। ठीक है जी जनाब, आगे देखो। आप सल्फोनामाइड को ना हम एस से याद रखते हैं, लेकिन हम ना इसके ट्रिपल एस सल्फा याद रखते हैं सल्फोनामाइड्स का। सल्फोनामाइड शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इतना ज़रूरी तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत याद रखें। सल्फिक्सोजोल जो है वो शॉर्ट एक्टिंग, सल्फा मेथोक्सोल, ये नहीं भूलना, सल्फा मेथोक्सोल बार बार आएगा। इंटरमीडिएट एक्टिंग और सल्फाडोक्सिन जो है ना ये लॉन्ग एक्टिंग। सल्फोनामाइड ने बाइंड करना है कुछ भी नहीं प्रोटीन्स की। ठीक है, ट्राइमेथोप्रिम का भी मैंने बता दिया कि फोलिक एसिड की तरह का है। ठीक है जनाब, ये सारा हो गया हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
अच्छा हम ना कम्बिनेशन यूज़ कर लेते हैं, ये आप लोग पढ़ो, ये सारा वही है जो मैंने आपको बता दिया। ट्राइमेथोप्रीम अगर हम ये इकट्ठे दे दें तो वाह क्या ही बात है, फटाफट जाके फोलिक एसिड को सिंथेसिस को दोनों जाके उन्होंने दोनों एंजाइम के साथ बाइंड करे, फोलिक एसिड बना ही नहीं, बैक्टीरिया मर गया। ठीक है, तो इसको हम ना अच्छी बात है इन दोनों का कम्बिनेशन ही दो। पहले हमने अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का कम्बिनेशन उसके साथ दिया था पेंसिलिन वगैरह के साथ, बीटा लैक्टम्स के साथ। ठीक है जनाब, अब जो है ना ये बैक्टीरिया बहुत ही शार हैं। अब इन्होंने सल्फोनामाइड्स के अगेंस्ट भी कर ली रेजिस्टेंस, और जो आगे हम ये जो ट्राइमेथोप्रीम है इसके अगेंस्ट भी कर ली। मैंने बता दिया कैसे कर लिया, जब पाबा को बढ़ा दिया तब कर लिया। अगर इसकी ड्राई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की एफिनिटी कम कर लें तब भी ट्राइमेथोप्रीम को कर लिया। डन जनाब। आगे देखो सल्फोनामाइड्स का यूज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्लैमीडिया के अंदर नोकार्डिया मैंने चैप्टर के स्टार्ट में बता दिया। ऑकुलर इन्फेक्शंस यहाँ नहीं भूलना यार। ऑकुलर इन्फेक्शन अगर आइज़ के अंदर इन्फेक्शन है बैक्टीरिया ने, अब उसको बैक्टीरिया को रोकना है, सल्फेक्टामाइड देना है हमेशा। ठीक है, ऑकुलर आइज़ के अंदर वो वहाँ जाके जो है ना सल्फेक्टामाइड जो है ना उसके फोलिक एसिड को मार दे, ख़त्म कर देगा, इसी तरह बैक्टीरिया ख़त्म। बर्न इन्फेक्शंस के अंदर हम क्या देंगे, सल्फाडायाजीन, सल्फेक्टामाइड आंख के अंदर, सल्फाडायाजीन स्किन के ऊपर, और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर भी सल्फासेलाजीन देना है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। टॉक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर, इसको ना थोड़ा याद रख लो, बाउट से याद रख लें या कोई बना लें इसका निमोनिक भी। ठीक है, तो ये लाजमी याद रखना है। टूबू समथिंग ऐसे याद कर लें। आगे हम इन दोनों का कम्बिनेशन किस किस में दे सकते हैं, हर चीज़ में ही दे सकते हैं। यूटीआई के अंदर, रेस्पिरेटरी ईयर इन्फेक्शंस के अंदर सबसे ज़्यादा ये ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे नीमोसिस्टाइटिस निमोनिया, बार बार पूछा जाता है, सही है। और नोकार्डियोसिस हो गया, नीमोसिस्टाइटिस हो गया क्लेमीडिया के अगेंस्ट। डन जनाब, और कुछ भी नहीं है। अच्छा ये जो मेथिलिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकाई है, इसने अभी भी जान नहीं छोड़ी है, इसका भी रेजिस्टेंट है भाई। वो कह रहा है मुझे सल्फोनामाइड भी दे दो और ये भी दे दो, ट्राइमेथोप्रीम भी, मैं फिर भी नहीं मरूंगा। ठीक है, टॉक्सिसिटी में हमने पिछली अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की टॉक्सिसिटी में NOS पढ़ा था। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, GIT डिस्टर्बेंस, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ड्रग इन्फेक्शन इंट्रैक्शन। ये GIT डिस्टर्बेंस तो खुद हाइपर सेंसिटिविटी और हिमेटोटॉक्सिसिटी, ये थोड़ा सा लगा लें इसका रट्टा, कोई निमोनिक शिमोनिक बना लें जनाब। आगे है फ्लोरोक्विनोलोन्स। आगे हाँ, फ्लोरोक्विनोलोन्स का मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया था। फ्लोरोक्विनोलोन्स हम अब बैक्टीरिया को ना सेल वॉल को इनहिबिट करके दे सकते हैं। प्रोटीन अमाइनोग्लाइकोसाइड दे दिए उसको प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए। बैक्टीरिया को मारने के लिए हमने ये दे दिया जो भी पड़ा है, फोलिक एसिड सिंथेसिस उसकी रोक दी। अब हम बैक्टीरिया की DNA सिंथेसिस भी रोक देंगे, न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म भी रोक देंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स दे के। ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन्स की डिफरेंट जनरेशंस आ जाती हैं, मैं बताती हूँ 1 2 3 4। सही है, फ्लोरोक्विनोलोन्स ने DNA की सिंथेसिस नहीं होने देनी बैक्टीरिया की, इसलिए बैक्टीरिया को मार देना है। ग्राम पॉजिटिव के लिए इसने टोपोआइसोमरेज 2 को करना है, और ग्राम पॉजिटिव के लिए टोपोआइसोमरेज 4 को करना है, और ग्राम नेगेटिव के लिए टोपोआइसोमरेज 2 को करना है, इनहिबिट कर देना है। टोपोआइसोमरेज का क्या काम था कि जब वो हो रहा होता था, जेनेटिक्स चल रही होती थी, तो उसने सुपर कॉइलिंग को रोकना था। ठीक है, अब हम इनहिबिशन नहीं हो रही सुपर कॉइलिंग की करता है, इसने ब्लॉक कर दिया उसका एक्शन, सुपर कॉइलिंग को ना खोलो। ठीक है जनाब, तो इस तरह से DNA की सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया इसने। फ्लोरोक्विनोलोन्स की बैक्टीरिया बड़े शार हैं, ये इसके खिलाफ कैसे अब इन्होंने इफ्लक्स कर दिया। लाइक फ्लोरोक्विनोलिन जब भी अंदर आता है इफ्लक्स पम्प से जा बाहर, भाई हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे तेज़ मैंने बताया था स्टेफिलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, और ना वो भी आ जाता है, कभी कभी नाइजेरिया भी आ जाता है, गुनेरिया वाला ज़्यादा। ठीक है, गुनेरिया सही है। फ्लोरोक्विनोलोन्स अब हम कब देते हैं, हम UTI के अंदर, GIT के अंदर, ये देखो ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अंदर हमने इसको दे दिया, और फ्लोक्साजिन भी हो गया। ठीक है जनाब। अच्छा हम ना अगर सेफ्ट्रायाजोन या वो नहीं है सल्फोनामाइड की, ये देखो सेफ्ट्रायाजोन वगैरह नहीं है, तो हम सिप्रोफ्लॉक्साजिन, ऑफ्लोफ्लॉक्साजिन भी दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं। ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी, पिछली टॉक्सिसिटी में हमने क्या पढ़ा है, सल्फोनामाइड्स की टॉक्सिसिटी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी और 8 से ये कोड है हिपैटो समथिंग। इसकी टॉक्सिक टेंडनाइटिस हो जाता है, ये MCQs पूछा जाता है, सारे टेंडन्स ख़राब हो जाते हैं बॉडी के। डन जनाब, अगला बस छोटा सा एंटी TB ड्रग्स वाला चैप्टर रह गया।
इंशाल्लाह बस 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। सी ये टीबी बंदे को हो गया। टीबी कैसे हुआ? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने के लिए हमने एंटी टीबी ड्रग्स देनी है। फर्स्ट लाइन में हम एंटी टीबी ड्रग में बंदा है टीबी का, मैं हमेशा याद रखूँगी मैंने इसको यार रिफाम्पिन देनी है, आइसोनियाजिड देने हैं और रिफाम्पिन देनी है, ठीक है। अगर उन्होंने इसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लिया है तो मैं उन्हें सेकेंड लाइन में क्या दूंगी, जो मैंने अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आपको बताया था, अमीकासिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, पहला वाला और आखिरी वाला, ये 2 सेकेंड लाइन में मैं उसको दे दूंगी, ठीक है जनाब। और बेडाक्विलीन भी सेकंड लाइन में आ जाता है, ये मैं अभी बताती हूँ। पहली लाइन में आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, इथैम्ब्यूटोल दे दो और प्रोसिनामाइड भी कुछ था, हाँ पायराजिनामाइड भी दे दें, ठीक है जनाब। अच्छा, टीबी को ख़त्म करने के लिए ना मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें एलैबोरेट कर देती हूँ, आप लोगों के लिए आसानी होगी। अच्छा जनाब, अगर आइसोनियाजिड क्या कैसे काम करते हैं, जब मैंने माइकोबैक्टीरिया आपको पढ़ाया, चल के आप वीडियो देख के आए, मैंने उसके अंदर बताया माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के अंदर माइकोलिक एसिड होता है। उस माइकोलिक एसिड को अगर हम ख़त्म कर दें उसकी सेल वॉल के अंदर, उसकी सेल वॉल डिस्टर्ब हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएगा। आइसोनियाजिड है ये काम करेगा, उसके माइकोलिक एसिड पे काम करेगा, एंटी टीबी ड्रग है, ठीक है। अच्छा, जब हमने इसको देखना है ना, इसको टीबी को, इसको हमने पेशेंट को घर नहीं जाना, हॉस्पिटलाइज्ड रखना है हमेशा पेशेंट को, और हमने उसकी डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी करनी है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मैंने जब ये पढ़ाया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तब भी बताया था, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी करनी है, जिस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स करनी है कि यार एक एंटी टीबी ड्रग अगर नहीं का ये नहीं करनी है, ये एंटी टीबी ड्रग जाओ घर चले जाओ, क्या पता उसके अंदर रेजिस्टेंस आइसोनियाजिड रिफाम्पिन के अगेंस्ट, क्या पता उसे सेकंड लाइन में हमें अमीकासिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन देनी पड़े, ठीक है जनाब। तो जो है ना, हमने उसको पूरा मोनीटर करना है 8 से ये 6 से 8 माह का होता है टीबी, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं। आगे देखिए, आइसोनियाजिड इस तरह से काम करेगा माइकोलिक एसिड को। अच्छा, इसके खिलाफ रेजिस्टेंस मैंने बताया ना हो जाती है रिफाम्पिन के भी, आइसोनियाजिड के, इसलिए हम फिर सेकंड लाइन ड्रग्स देंगे। कैसे देते हैं ये पूछा भी जाता है। कैट जी जीन लोअर लेवल की अगर रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कॉज करे तो कैट जी जीन की म्यूटेशन करवा देता है। हाई लेवल की बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कॉज करे तो INHA की रेजिस्टेंस कॉज करवा देता है, ठीक है, डिलीशन करवा देता है। सॉरी, हाई लेवल की कैट जी जीन के साथ और लो लेवल की INHA जीन के साथ। डन जनाब। आइसोनियाजिड को हम एंटी जो टीबी ड्रग्स है ना, अभी तक सारी हमने IM लगा दी, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलोन्स को बस हमने ओरली दिया, और सिर्फ आइसोनियाजिड जो एंटी टीबी ड्रग्स है इसको हम ओरली देने लग गए, ठीक है, क्योंकि इसने जाके माइकोबैक्टीरिया के अंदर चला जाना है। माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस को मारना है इसमें हमने टीबी में, ठीक है, जिसने टीबी कॉज करवानी है। आइसोनियाजिड का क्या है जनाब, अच्छा इसकी हाफ लाइफ अभी देख लेते हैं। इसके ना हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है, स्लो एसिटाइलर्स और फास्ट। अगर बैक्टीरिया ना भी करे तो हमारा जो हमारे अंदर गया ओरल लिया तो हमारा लीवर ही उसको करेगा। फास्ट एसिटाइलर्स अगर यूज़ करे या स्लो एसिटाइलर यूज़ करे, फास्ट एसिटाइलर यूज़ करे तो वो बिल्कुल 60 से 90 मिनट्स में जो है ना आइसोनियाजिड को ख़त्म करेगा। एंटी टीबी ड्रग का तो फिर इफेक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। और अगर स्लो करेगा तो 3 से 4 घंटे एसिटाइलर्स यूज़ करके, फास्ट एसिटाइलर्स यूज़ करके आइसोनियाजिड को स्क्रीट करवा देगा बॉडी से। आइसोनियाजिड जो है ना वो ट्यूबरक्लोसिस के अंदर बड़ी अच्छी एक ड्रग है, लेकिन अगर इसको हम उसके साथ दे दें, प्रोफाइलैक्सिस नहीं कभी भी भूलना, सही है, प्रोफाइलैक्सिस में भी हम इसको दे दें, लेकिन अगर हम इसको कम्बिनेशन में दें आइसोनियाजिड को, अगर इसके खिलाफ रेजिस्टेंस कैट जी जीन INHA की वजह से हो भी जाती है तो वो रिफाम्पिन काम करे, ठीक है। आगे रिफाम्पिन भी देख लिखो, इसकी क्या है, जब भी हम एंटी टीबी ड्रग ज़्यादा देंगे ना वो बंदा कैसे आएगा, हाँ हिलता हुआ बिल्कुल, कैसे मसल ट्विचिंग हो रही है, इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही, हाइपर एक्टिव हुआ हुआ है, रेस्टलेसनेस हो रही है उसको, ठीक है। अच्छा, एक बंदे को टीबी है तो हम घर में उसके छोटे बहन भाई को जो यंगर चिल्ड्रन वगैरह होंगे ना तो उसको हम आइसोनियाजिड लाजमी देंगे, उसको स्टार्ट करवा देंगे, क्योंकि टीबी एक दूसरे से फैलता है, कंटेजियस है, ठीक है। रिफाम्पिन दे दिया हमने उसके साथ ही एंटी टीबी ड्रग में आइसोनियाजिड के साथ ही। अब रिफाम्पिन क्या करेगा कि जो DNA डिपेंडेंट RNA पोलीमरेज है ना उसको पकड़ के, यार वो उसने तो माइकोलिक एसिड को करके माइकोबैक्टीरिया को ख़त्म कराना था, इसने उसका जो RNA पोलीमरेज था DNA डिपेंडेंट उसको पकड़ लिया, ख़राब कर दिया, ठीक है जनाब। तो इसके खिलाफ भी रेजिस्टेंस इस तरह से आती है कि ना सेंसिटिविटी को ही कम कर देता है बैक्टीरिया। फिर हम सेकंड, जब इन दोनों के खिलाफ हो जाता है, इथैम्ब्यूटोल के खिलाफ भी हो जाता है, ठीक है, तो फिर हम सेकंड लाइन ड्रग देते हैं। इंटेरोहिपैटिक साइक्लिंग रिफाम्पिन का हमेशा याद रखना है, MCQs में पूछा जाता है। इसको भी हम कम्बिनेशन में देते हैं ताकि अगर इसके खिलाफ हो रही है तो आइसोनियाजिड काम करे, आइसोनियाजिड के खिलाफ अगर बॉडी में रेजिस्टेंस है तो ये काम करे,
ठीक है जनाब। अगर देखो अब ये स्टेफिलोकोकस से इंपॉर्टेंट बात आ गई। स्टेफिलोकोकस अभी तक हर चीज़ को ना, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट जो स्टेफिलोकोकस ऑडियस था, एपिडर्माइडस था और स्ट्रेप्टोकोकस में नमूनियाई था, हर चीज़ को खिलाफ वो ना रेजिस्टेंट था। रिफाम्पिन उसको दिया है तो वो उसको नहीं कुछ कर पाया। ठीक है, उस सिचुएशन में हम जो है ना इसको रिफाम्पिन देंगे, डन, जो कि एंटी टीबी ड्रग है। डीएनए पॉलीमरेज की वजह से, डीएनए पॉलीमरेज को पकड़ लेता, आरएनए पॉलीमरेज को, सॉरी। अच्छा जनाब, अब रिफाम्पिन याद रखना है, रिफाम्पिन है ना सब ऑरेंज कर देना, हमारा स्वेट ऑरेंज कर देना, हमारा यूरिन ऑरेंज कर देना, हमारे टीयर्स यहाँ तक वो भी जो है ना यूरिन प्रोटीन यूरिया भी करा, सारा कुछ ऑरेंज करवा देना। ठीक है जनाब। इथैम्ब्यूटोल अभी पढ़ लेते हैं। इथैम्ब्यूटोल ई के रेजिस्टेंट ईएमबी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको पहले ही कर लें। इथैम्ब्यूटोल ने क्या करना है, अच्छा सबसे पहले वाले ने क्या किया था, जो था रिफाम्पिन था, उसने रिफाम्पिन ने डीएनए पॉलीमरेज को पकड़ा था, आइसोनियाजिड ने माइकोलिक एसिड को किया था। इथैम्ब्यूटोल ने क्या करा, एराबिनोसाइल ट्रांसफेरेजेस को ही आल्टर कर देना। ये एक ऐसा एंजाइम है जिसने एराबिनोग्लेक्टन जो होता है ना माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर, उसको जाके पकड़ना है, उसकी सिंथेसिस को ख़राब कर देना है, एराबिनोग्लेक्टन की, एराबिनोसाइल ट्रांसफेरेजेस को ख़राब करके। जी बिल्कुल, इथैम्ब्यूटोल सीएनएस में जा सकता है। एंटी टीबी ड्रग सारी ऑलमोस्ट सीएनएस में जा सकती हैं। इथैम्ब्यूटोल ने सारी आंखों की बीमारियां करनी है, हालांकि रिफाम्पिन जो रिफामाइसिन से आया था उसने ऑरेंज कर दिया था सबको। ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाए, ब्लाइंडनेस हो जाए, कलर ब्लाइंड हो जाए, जो भी आंखों की बीमारी है वो इथैम्ब्यूटोल, जिसकी कैसे रेजिस्टेंस कैसे होती है, ईएमबी की वजह से। पैराजीनामाइड इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है इसकी फर्स्ट लाइन ड्रग में, लेकिन याद कर लें बस। इसने ना पैराजीनामाइडेसिस के थ्रू इसकी कन्वर्जन होनी है। ये सारी बैक्टीरियोस्टिक है, ईफ्लक्स सिस्टम से हो जानी है इसकी रेजिस्टेंस। ईएमबी जीन से रेजिस्टेंस हुई थी पीछे वाले की। अच्छा जनाब, आगे देख लेते हैं। पैराजीनामाइड हिपैटोटॉक्सिसिटी वगैरह करवाएगी। ठीक है जी। अल्टरनेटिव ड्रग, एंटी टीबी ड्रग पहले वाली आइसोनियाजिड के अगेंस्ट भी हो गई, कैसे होगी, जो भी है रेजिस्टेंस पैदा होगी आइसोनियाजिड के अगेंस्ट, रिफाम्पिन के अगेंस्ट भी होगी। और इथैम्ब्यूटोल के अंदर भी ईएमबी जीन की म्यूटेशन होगी, उसके खिलाफ भी इसने ईफ्लक्स पम्प से उसको भी, पैराजीनामाइड को भी निकाला। ठीक है, तो इसमें हम सेकेंड लाइन ड्रग क्या देंगे, हमेशा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स देंगे, जिसमें दो हमने अमीकासिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन पढ़े थे, वो देंगे। नहीं और नहीं तो बेडाक्विलीन दे रहे हैं। बेडाक्विलीन जो होता है ना, ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसके अंदर, जो है ना, अगर जो चीज़ रिफाम्पिन और आइसोनियाजिड दोनों का रेजिस्टेंट है ना, तो फिर हम बेडाक्विलीन अच्छी ड्रग है उसको दे देंगे सेकंड लाइन के अंदर। थैंक यू जनाब, ये आपकी फार्माकोलॉजी कंप्लीट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी प्रोटोजोअल और क्या है वो एक और चैप्टर हमारा रहता है टेट्रासाइक्लिन्स वाला, वो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।